को एक बहुत बड़ी और अहम खबर देने वाला हूं। साबिक एमक्यूएम के एक रहनुमा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है कि अल्ताफ हुसैन साहब को बाकायदा जहाज में इस्लामाबाद लाने की पेशकश कहां से आई और किसने की और किस तरीके से की और वहां पर रद्द क्यों हुआ। ये एक बहुत बड़ी और अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं। उसके साथ साथ इस वक्त दुनिया के अंदर मकबूल तरीन शख्सियात ने किसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और खबर क्या कहती है, ये भी एक अहम मामला है। एक अहम बात, क्या महाजन नजरिया अब सिर्फ लांडी तक ही रहेगा और ये बात किसने और क्यों कही है, ये भी एक अहम खबर होगी। मुर्तजा वहाब के 100 अरब जो मांगे गए वो किस मद में मांगे गए, कामरान टेसोरी का जवाब इस हवाले से क्या आया है और अब जाफर एक्सप्रेस पर क्या सियासत हो रही है, ये भी आज के प्रोग्राम में खास तौर पर शामिल करूंगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक बहुत बड़ा दावा किया गया और वो दावे की हकीकत कितनी है और कितनी सच्चाई है, आइए हम आदादो शुमार से इस बात को जाहिर करेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी साहब ने खुद से ये दावा किया है कि उन्होंने इस वक्त इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आगे वो देखे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा सर्च इंजन पर देखे जा रहे हैं। जरा सा का दावा सुनिए और उसके बाद हम हकाइक आपके सामने रखने वाले हैं। चौंका देने वाले इंकशाफात के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा, लेकिन पहले ये जरा बयान देखिए। गवर्नर हाउस को पूरी दुनिया से 4.4 बिलियन लोगों ने सर्च किया है। पाकिस्तान में कामरान टेसोरी को तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों ने सर्च किया है और सारे पॉजिटिव व्यूज हैं। ये अल्लाह ताला का करम है कि इत्तेहाद रमजान को दुनिया में इतनी इज्जत मिली है और मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह लोगों की यही मोहब्बत रही तो हम सारे शहर के और सूबे के लोगों के हर वो जायज काम जिसके लिए वो परेशान है इंशाअल्लाह घर बैठ के कराएंगे। आपने ये बयान देखा, कामरान टेसोरी साहब से उनके ही किसी चाहने वाले ने ये पूछा, ये खास तौर पे 13वें रोजे के दिन, 13वें रोजे को पीआई के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा था और यहां पर इन्होंने ये कहा कि जनाब तकरीबन 4.4 अरब लोगों ने, 4.4 बिलियन लोगों ने सर्च किया है गवर्नर हाउस को या कामरान टेसोरी साहब को और इमरान खान का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं इमरान खान के रिकॉर्ड की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको आदादो शुमार बताऊंगा। फरवरी का महीना गुजरा है और फरवरी के महीने के अंदर आप गूगल पर जाइए, मैं जा रहा हूं, मैं सर्च कर रहा हूं कि गूगल को कितने लोग इस्तेमाल करते हैं और गूगल का सेटअप कितने लोगों पर मुश्तमिल है। आपको हैरत होगी कि कामरान टेसोरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि 4.5 अरब लोगों ने गवर्नर हाउस को सर्च किया है। जब आप गूगल पर लिखते हैं, गूगल पर आप सिर्फ ये लिखिए कि गूगल को कितने लोगों ने सर्च किया है या गूगल पर कितना सर्च हुआ है, छोड़िए गूगल के अंदर कितना सर्च हुआ है वो तो अलग बात है, गूगल को कितना सर्च किया है। तो आप ये आदादो शुमार देखते हैं, नेट पर सर्च करते हैं तो आपको अंदाजा होता है 5.56 बिलियन, यानी कि 5.5 अरब लोग खुद जो है वो इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि 5.5 अरब लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें गोरे, काले, अंग्रेज, उर्दू, फारसी, सिंधी, पता नहीं कौन कौन सी, जर्मन, इटालियन, पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेजेस के लोग होंगे। उन सब लैंग्वेजेस के लोगों को अगर देखिए तो जो पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब कही जाती है उसमें से अब भी तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 5.5 अरब आबादी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है और उसमें से 4.9 बिलियन, तकरीबन 4.9 बिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर के जो कि गूगल पे सर्च करते हैं या जो गूगल का इस्तेमाल जिन्होंने किया है। ये मैं नहीं कह रहा, हम आदादो शुमार का हिसाब लेते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि इसमें से, यानी कि आप जब ये सर्च करते हैं कि 4.9 बिलियन लोगों ने, 9 अरब लोगों ने किया, कामरान टेसोरी साहब ये दावा करते हैं कि इसमें से 4.4 अरब लोगों ने फरवरी के महीने में या इन दिनों के अंदर इनको सर्च किया। तो आपको हैरत नहीं होगी कि जब टोटल यूजर ही आपके पास तकरीबन 5.5 अरब है जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और जिसके पास गूगल की फैसिलिटी है, उनकी तादाद तकरीबन 4.9 बिलियन यानी 4.5 अरब है। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ 5 अरब लोग यानी कि 50 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मौजूद हैं कि जिन्होंने कामरान टेसौरी साहब को सर्च नहीं किया, बाकी पूरी दुनिया ने सर्च किया। ये मैं नहीं कह रहा, यह आदाद और शुमार का है। मामला यह होता है कि जब आप कोई ऐसी बात करते हैं, अच्छा अब ये बात किस तरीके से करते हैं कि अगर पूरी दुनिया की, अगर आप पूरे तमाम सर्चेस को अगर ले लीजिए, तो आप पूरे लाइफ टाइम सर्चेस को ले लीजिए, तो उसके अंदर 4.4 अरब यानी टोटल यूनिक लोग नहीं हो सकते, बल्कि अलग अलग एक ही यूजर कई बार इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर 10 या 20 सर्चेस अगर होती हैं और वो 20 सर्चेस 20 लोग ही अगर बार बार अगर उन सर्चेस को करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 10 लाख भी हो सकती है और 10 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन जो यूनिक पूरी दुनिया की सर्चेज है वो किसी सूरत में भी 4.4 अरब लोग सर्च नहीं कर सकते। मैं इस दावे पर नहीं जाता कि इमरान खान का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन पूरी दुनिया में पूरी दुनिया इस तरीके से ये बात इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये आदाद व शुमार का खेल है, मैंने आपके सामने रख दिया। कामरान टेसौरी साहब ज़ाहिर है जिनके साथ होते हैं, और ख़ास तौर पे जो कुछ लोग, कुछ एनजीओ के लोग हैं ना, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने नेटवर्क बना दिया, पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने मामलात कर दिए, तो सिर्फ यह कि आदाद शुमार जब आप दें तो उस आदाद शुमार में ये ज़रूर स्पेसिफाई कर दें कि 1 महीने का सर्च है, लाइफ टाइम का सर्च है, या यूनिक सर्च है, या सिर्फ कुछ ही लोगों ने सर्च किया है और इतना ज़्यादा सर्च किया। हैरतअंगेज़ तौर पर अगर आप पूरी दुनिया के अंदर 7 अरब की आबादी में से अगर आप सिंध का नाम किसी से पूछेंगे, सिंध का नाम अगर आप किसी से भी पूछें, तो शायद पाकिस्तान के अंदर तो बहुत तकरीबन लोगों को मालूम होगा कि जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब है। इस 25 करोड़ में से अगर आप इंडिया को भी ले लीजिए और अगर आप पूरी दुनिया के अंदर भी सर्च कीजिए, तो किसी भी तौर पर 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्हें सिंध का नाम भी मालूम होगा, जिन्हें सिंध का नाम भी मालूम होगा कि जनाब ये सिंध के गवर्नर हाउस कोई मौजूद है। खैर, दावा करने में कोई हर्ज नहीं था, ये एक हकीकत से बताना चाह रहा था कि बस देखा करे कि आप पर भी निगाहें, आप सबको बात कर रहे होते हैं ना, तो सब आप पर भी या सब पर, वो जो बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं ना चौक पर बैठकर, उन सब पर भी निगाह होती है कि जो झूठे आदाद शुमार देते हैं वो ना दिया करें। हाँ, अलबत्ता एक आदाद शुमार ज़रूर है। कराची में मेयर कराची और कामरान टेसौरी साहब के दरमियान बड़े ही तल्ख जुमलों के साथ साथ बड़ी ही तंजिया जुमलों का तबादला हो रहा है। कामरान टेसौरी साहब जहाँ यहाँ ऐलान करते हैं कि जनाब वो बड़े भाई के तौर पर अब काम करेंगे और सारे मसाइल हल कर देंगे, तो मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि भाई मुझे 100 अरब रुपए चाहिए और 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूं, आप वफाक से मुझे 100 अरब रुपए दिलाएं। तो कामरान टेसौरी साहब ने फ़ौरन जुमला रखा कि भाई आप 100 अरब रुपए के मुझे सारे प्रपोजल्स बनाकर दे दीजिए, मैं जाकर वफाकी हुकूमत से बात करता हूं कि वो 100 अरब रुपए दे दे। क्या 100 अरब मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। क्या मुर्तज़ा वहाब 100 अरब का प्रपोजल बनाकर कामरान टेसौरी को देंगे? नामुमकिन सी बात है। और ना ही ये मुमकिन बात है कि 100 अरब रुपए वहां से आए। अलबत्ता जो बड़ी बात थी, जो पैसे आ सकते थे और जिस पर बड़ा सवाल था और जिस पर मैंने बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया था कि जो 190 मिलियन पाउंड के मलिक रियाज के पैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा थे और ये जमा हुए थे कराची की ज़मीन के मद में, वो कराची को मिलने चाहिए थे। पिछले दिनों आफाक अहमद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये मुतालबा किया था कि जब ये पैसा कराची के नाम पर आया था तो कराची के लोगों को इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन इस 60 अरब रुपए से इस्लामाबाद के अंदर एक दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। हैरत अंगेज़ तौर पर वफाकी वज़ीर तालीम इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी ये बात अभी तक नहीं की और उन्होंने उस तकरीब में भी मौजूद थे और उन्होंने कहा जी बहुत खुशाइन बात है, लेकिन ये मुतालबा जो कराची वालों का था कि ये पैसा कराची में आना चाहिए, ये यहाँ पर मुंतकिल नहीं हो सका और यही एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा मामला था। इसी पर ये जो मुतालबात करते हैं, जो बात करते हैं, इस पर एक बड़े इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पहले MQM के रहनुमा रहे, फिर PSP के रहनुमा रहे और PSP में इन्होंने बड़ा ही वक्त गुजारा है, सही है ना। वो जितना वक्त उनका MQM में इतना अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, उतना अच्छा वक्त उनका PSP रज़ा हारून साहब ने कहा है कि जनाब MQM पाकिस्तान इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात अगर करती है, अगर उन पर तनकीद करते हुए कहा और इशारतन उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर कहा, तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद में इजलास हुआ था, वहां पर बात कर लेते, सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद मंजूर करवा दे कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए। कह रहे MQM के मुतालबों के लिस्ट में ये शामिल ही नहीं है, चाहिए MQM चाहे कोई भी MQM की तारीख में मौजूद नहीं है कि सिंध असेंबली के अंदर कभी करारदाद जमा करवाएं कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, बनेंगे या नहीं बनेंगे या बनने चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए ना कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को चाहिए कि इन सबको जवाब दे दें और फौरन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए एक सिंध असेंबली के अंदर करारदाद जमा करवा दे कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर बात होनी चाहिए। देखिए सियासी बयान जो रज़ा हारून साहब कह रहे थे कि जनाब सियासी बयान आपकी बात तक नहीं होनी चाहिए, इसे अमली कदम तक भी आगे चलना चाहिए। दो बड़ी खबरें हो गई।
अब आइए तीसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये चंद शवाहिद और चंद खबरों के साथ मैं आपके सामने तमाम चीज़ें पेश करूंगा। एक बहुत ही अहम नुक्ता हुआ है, और बहुत अहम नुक्ता ये हुआ है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जब 92 में यहाँ से गए हैं, 92 में जाने के बाद क्या वो दौर कभी आया या क्या वो वक्त आ चुका है कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान आ सकते हैं? पाकिस्तान में सियासत की तो उनको इजाज़त इस वक्त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आने के हवाले से एक बहुत अहम राज अफशा किया है और उसकी हमने तहकीकात की और हमने मालूमात ली है। रज़ा हारून साहब ने यह दावा किया है कि जिस ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और MQM का बड़ा ही उरूज था, आपके इल्म में होगा कि जो अक्टूबर 99 के अंदर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी और जब नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद 99 से लेकर 2001 तक, यानी कि इन 3 सालों में MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला नहीं रुका था, बल्कि MQM के लोगों की गिरफ्तारियाँ और सिलसिला जारी था। सन 2001 में MQM ने इलेक्शन का बाइकॉट किया था, बल्दियाती इलेक्शन का बाइकॉट किया था, और उसके बाद MQM के और जो है परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए थे। ये ताल्लुकात बेहतर हुए थे तो उसके बाद गवर्नर सिंध भी लगे, सिंध के अंदर भी उनकी हुकूमत बनी, मुस्तफ़ा कमाल मेयर भी बने, वफाक के अंदर भी उनकी हुकूमत में शामिल हुई, और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ उनके बड़े ही गहरे मरासिम थे। लंदन में होने वाली एक मुलाकात जहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, वहाँ का जिक्र करते हुए रज़ा हारून साहब ने यह फरमाया कि उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब से परवेज़ मुशर्रफ ने यह ऑफ़र की थी कि आप मेरे जहाज़ में बैठकर पाकिस्तान चलें और इस्लामाबाद चलें, आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा। और उस वक्त काफ़ी लोगों का ख्याल ये था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं आए। अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब उस वक्त ये बात मान लेते तो और उसके बाद वो अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करते तो बहुत कुछ बदल सकता था। अब हमने इस हवाले से कुछ सोर्सेस से रब्ता किया और हमने कुछ ज़राए से मालूम किया कि क्या रज़ा हारून साहब ये जो दावा कर रहे हैं इसमें सच्चाई है या नहीं है। हमें उस मीटिंग के अंदर मौजूद और उधर मौजूद 3 लोगों से मैंने गुफ्तगू की और तीनों लोगों ने इस बात का दावा किया है कि ये बात ठीक है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये ऑफ़र किया था और ये बहुत बार उनसे कहा था कि जनाब आप आइए, आप हमारे साथ जहाज़ में बैठकर जाएं, वहीं पर आप रुकें, आपके तमाम मामला हल हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त की जो वहाँ के चंद लोगों ने इस बारे में फ़ैसला किया कि इस पर फ़ाइनल उन्होंने ओके नहीं किया था। और अब मैंने, क्योंकि रज़ा हारून साहब ने इस बात का दावा किया था और हमने इस हवाले से चंद लोगों से बाकायदा मालूमात की जो उधर मौजूद थे, वहाँ मौजूद थे, उन तीनों हजरात ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये ऑफ़र बिल्कुल हुई थी, हमारे सामने हुई थी और हमें ये कहा गया था कि जनाब माना जाए। तो अब ज़ाहिर अब वो हालात है नहीं, लेकिन उस वक्त के जो हालात थे उसके मुताबिक ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा सामने की गई थी। इसी में एक बहुत अहम बात इन्होंने ये कही है कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का खात्मा हो गया। उन्होंने कहा कि महाजिर कौमी मूवमेंट अब जो है, अगर महाजिर नाम के साथ अब सियासत नहीं हो सकती, और अगर महाजिर नाम के साथ सियासत हो भी सकती है तो आप देखिए कि अगर आफाक अहमद साहब भी अगर सियासत कर रहे हैं तो वो सिर्फ चंद इलाकों तक सियासत कर रहे हैं, वो पूरे शहर में सियासत नहीं कर सकते हैं। अब देखना ही है कि आफाक अहमद साहब ने तो ये बात कही कि जनाब वो सियासत सब जगह करेंगे। इसी इंटरव्यू में एक बहुत अहम पहलू भी आया, MQM का मुतालबा कोटा सिस्टम रहा है। रज़ा हारून साहब पहले भी इस बात कर चुके हैं, इस बार मैंने तस्दीक करने की कोशिश की है। जब 18वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त सूबे का नाम, सूबा सरहद का नाम तब्दील करके सूबा खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था, सूबों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे थे। तो उस वक्त 2 लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, एक रज़ा हारून, एक हैदर अब्बास रिजवी थे और एक थे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और रज़ा हारून साहब ये बात का दावा करते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने इस 18वीं तरमीम के अंदर कोटा सिस्टम के खात्मे का जिक्र नहीं रखा था। और जब हमने इनसे कराची आए और जब हमने इनसे पूछा कि आपने कोटा सिस्टम के खात्मे का जिक्र क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि जनाब अब कोटा सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है। वाज़ह है कि ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत आई थी और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना ज़्यादा असर रसूख नहीं था। उस वक्त इन्हें बकौल रज़ा हारून साहब की कि इन्हें इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों ने बताया था और समझाया था कि जनाब कोटा सिस्टम का इसमें जिक्र मत करें, क्योंकि कोटा सिस्टम अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी बात को अगर आप देखिए तो आज की जो MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, वो बार बार ये बात कहती है कि जनाब ये जो कोटा सिस्टम है हमें इसके मुताबिक ही कोटा दे दिया जाए और ये कोटा ख़त्म करने की बात नहीं करती है।
उस वक्त फारूक सत्तार साहब ने जो मौक़िफ़ और हैदर अब्बास रिजवी साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, इसकी अब वज़ाहत ज़ाहिर है फारूक सत्तार साहब को देनी चाहिए, हैदर अब्बास रिजवी को देनी चाहिए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कोटा सिस्टम ख़त्म करने की बजाय कोटा सिस्टम को लागू करने के लिए एमक्यूएम की पूरी क़यादत को तैयार किया। मगर सवाल ये बनता है कि हैदर अब्बास रिजवी और डॉक्टर फारूक सत्तार को इस मौजू के लिए किसने एग्री किया था और किस लिए एग्री किया था। यहाँ दूसरी तरफ जब एमक्यूएम यानी कि जो लंदन में जो क़यादत मौजूद थी, उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि हैदर अब्बास रिजवी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने इस बारे में एग्री किया था कि इसमें कोटा सिस्टम के खात्मे का नहीं होना चाहिए, बल्कि कोटा सिस्टम को अब रहना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एमक्यूएम का जो बुनियादी मुतालबा रहा था कि कोटा सिस्टम का खात्मा हो, अभी मौजूदा एमक्यूएम तो जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो तो बार बार ये कहती है कि जी जनाब कोटा सिस्टम में जो हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए, वो ख़त्म करने की बात नहीं कर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की वो बात वैसे तो करती है, लेकिन सिंध असम्बली के अंदर आज तक एमक्यूएम पाकिस्तान की या एमक्यूएम की तारीख की कोई भी करारदाद मौजूद नहीं है कि जिसमें ये सूबों के क़याम के मुताल्लिक गुफ्तगू की जाए। तो आजकल जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पॉडकास्ट का सिस्टम शुरू हो चुका है और पॉडकास्ट में बड़ी ही अहम खबरें और बड़ी अहम मामला आ रही है। रमज़ान में सियासी सरगर्मियाँ उस तरह से तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता सियासी लोग पॉडकास्ट कर करके मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। अब ये 2-3 बड़ी खबरें आई है और ये 2-3 बड़ी खबरों में आगे की तरफ क्या खबरें आएगी ये बहुत अहम है। अब इस बारे में कि जो पेशकश की गई थी, अब ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ साहब तो इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन उस वक्त जो एमक्यूएम की क़यादत वहाँ पर मौजूद थी उसने इस बारे में बड़ी हिम्मत कही है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये अक्सर एक बात कही जाती है कि रहमान मलिक साहब के बड़े ताल्लुकात थे और रहमान मलिक साहब के ताल्लुकात किस वजह से थे, रहमान मलिक साहब के ताल्लुकात की असल वजूहात क्या थी, इस पर मैं एक पूरा प्रोग्राम करने वाला हूँ। इसमें रज़ा हारून साहब ने भी जिक्र किया है कि किस तरीके से रहमान मलिक साहब का एमक्यूएम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस हुआ था। ये तारीख़ी हवालों से तारीख़ी वाक़यात मैं आपके सामने बयान करूँगा कि ये मामला क्या था और किस तरह था। आज की बड़ी खबरों में जो कराची के लेवल की बड़ी खबरें थी वो तमाम की तमाम मैंने आपको दे दी। अब आए थोड़ा सा उन खबरों पे के जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत है। जाफ़र एक्सप्रेस का मामला ताहाल अभी रुक नहीं रहा है। जाफ़र एक्सप्रेस के मुतालिक जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त जो मामलात हैं, और हमने अपने हर प्रोग्राम में कहा कि सारे हमने कभी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की और किसी भी सूरत की दहशतगर्दी हो कहीं से भी हो हमने उसकी हिमायत नहीं की है। मसला है हमारा खबर देने का और ख़बर के मामला देने का। जो ये BLA की तरफ से या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि कल-अदम जमात है उसकी तरफ से जो अटैक किया गया है, उसके बाद जो सारी सूरत हाल पेश आई है, इसके दो अहम नुकात हैं कि अभी तक जो क्लियरेंस हो चुकी है उसमें DGI-SPR का जो स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक 26 अफराद इसमें जहाँ बाक हुए हैं, जबकि जो दहशतगर्द है उनकी तादाद 16 बताई जाती है जो इसमें हलाक हुए हैं। लेकिन कुछ चंद सवालात ऐसे हैं कि जो अब इसमें बड़े अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं कि क्या किस तरीके से जो बकाया लोग हैं या जो बाकी लोग हैं उनकी जो तमाम लोगों की तादाद है वो क्या मुकम्मल हो चुकी है। और दूसरा मामला ये कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम क्या किए जाएंगे और उन अमली इक़दाम के लिए कि क्या कोई नया बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी बलूचिस्तान के अंदर की जा रही है कि जिसे ऑपरेशन किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा। एक और मैंने बहुत सारे लोगों से देखा और बहुत सारे ऐसे लोग के जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और जिनका कराची से भी ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, मैं कराची से ताल्लुक़ की इसलिए बात कर रहा हूँ, ये कराची बिल्कुल साथ एडजेसेंट है बलूचिस्तान से। एक ज़माने में तो बलूचिस्तान का हिस्सा कराची जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर ज़ाहिर इनकी बहुत ज़्यादा रूट्स मौजूद हैं और रूट्स मौजूद हैं तो ज़ाहिर कराची में जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बलूचिस्तान के मामलात हैं क्या या बलूचिस्तान के इशूज़ क्या हैं। और कराची ने इस मामले में बहुत कुछ भुगता है। देखिए, दहशतगर्दों को और कौम को हमेशा अलहदा देखना चाहिए। मैं इस बारे में एक मेरा एक थ्योरी है कि जनाब कुछ लोग इस वक्त पूरे बलोच कौम को एक दहशतगर्द के तौर पर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी कौम के साथ नहीं होता है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। एक ज़माने में कराची में भी यही मामला हुआ था और पूरी कौम को ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब सब के सब लोग रॉक एजेंट और दहशतगर्द है। यही मामला एक बार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो चुका है, यही मामला एक बार सिंध के अंदर भी हो चुका है, यानी सिंधी बोलने वालों के साथ भी हो चुका है। हमारा नुक्ता नज़र इसमें सिर्फ ये है कि दहशतगर्दों का हर सूरत में खात्मा होना चाहिए।